क्या कभी किसी ने सोचा है कि सिर्फ कुछ जानना आपको अपराधी बना सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ज्ञान या नॉलेज को लेकर क्या कहता है और ये अपराध की दुनिया को कैसे बदल सकता है? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई बिना किसी आपराधिक इरादे के, बिना कुछ गलत करने की सोचे तब भी दोषी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे कानून की समझ को चुनौती देता है। और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। नए कानून के तहत सिर्फ आपका इरादा ही नहीं, बल्कि आपको क्या पता था, ये भी बहुत मायने रखता है। और यही वो पॉइंट है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इसके कानूनी पहलू को समझते हैं। ये सब शुरू होता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 40 से, जो ज्ञान की अवधारणा की नींव रखती है। यही वो धारा है जो ज्ञान को कानूनी तौर पर परिभाषित करती है और इस पूरे मामले की जड़ भी यही है। तो कानून कहता क्या है? देखिए, धारा 40 के हिसाब से ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बात सीधे सीधे पता हो, बल्कि अगर आपके पास ये मानने का कोई पर्याप्त कारण है कि कोई बात सच है, तो भी यही माना जाएगा कि आपको उसका ज्ञान था। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ले, तो वो बाद में ये कहकर नहीं बच सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। इसी को कानून की भाषा में कहते हैं विलफुल ब्लाइंडनेस, मतलब जानबूझकर अनजान बनना। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। ज्ञान और इरादे में आखिर फर्क क्या है? कानून में इन दोनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी पर कौन सा चार्ज लगेगा और सजा कितनी होगी। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। ज्ञान जो है वो एक पैसिव चीज है, मतलब आपको बस चीजों के बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ इरादा वो एक एक्टिव चीज है, आप चाहते हैं कि कोई खास नतीजा निकले। और यही वजह है कि सजा भी अलग अलग होती है। इरादे वाले मामलों में सजा अक्सर ज्यादा होती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को मार्केट रेट से आधी कीमत पर एक बिल्कुल नया फोन मिल रहा है। उसे शक तो होता है कि भाई ये चोरी का हो सकता है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछता और उसे खरीद लेता है। अब देखिए, यहाँ उसका इरादा फोन चुराने का तो नहीं था, लेकिन उसे ये ज्ञान था कि कुछ तो गड़बड़ है, और बस कानून की नज़र में यही बात उसे चोरी का सामान रखने का दोषी बना देती है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले 1951 के हरिप्रसाद राव केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि किसी के ज्ञान को साबित करने के लिए उसके कबूलनामे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालात और परिस्थितियां ही काफी होती हैं। ये एक लैंडमार्क केस था जिसने ये तय कर दिया कि ज्ञान को साबित करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काफी है। बिल्कुल इसी तरह 1980 के मोहम्मद याकूब स्मगलिंग केस में भी कोर्ट ने इसी बात को फिर से दोहराया। देखिए, स्मगलिंग जैसे मामलों में ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि आरोपी को पता था कि वो क्या ले जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा अगर हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं तो कानून यही मानेगा कि उसे पूरी जानकारी थी। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ज्ञान क्या है, तो अगला सवाल ये है कि जब किसी को अपने काम के अंजाम के बारे में पता हो तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है। और इसके लिए हमें देखना होगा बीएनएस की धारा 41 को। ये धारा उन मामलों को देखती है जहां किसी को अपने काम के नतीजों के बारे में पता होता है, चाहे उसका इरादा कुछ भी रहा हो। धारा 41 साफ कहती है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी आपराधिक घटना के होने की संभावना है और उसे इस संभावना का पता है, तो वो उस नतीजे के लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी। इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई किसी को जहर देता है और वो जानता है कि इससे मौत हो सकती है, तो बस इतना ही काफी है उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए। भले ही उसका किसी को जान से मारने का कोई पक्का इरादा ना हो, लेकिन उसे परिणामों का ज्ञान था, और यही उसे दोषी बना देता है। बासदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू का केस भी यही बात कहता है। इस केस में ये साफ हो गया कि नशे में होना कोई बहाना नहीं हो सकता, खासकर तब जब इंसान को अपने काम के नतीजों का अंदाजा हो। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अपने एक्शंस के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस का ज्ञान था, तो आप नशे का बहाना नहीं बना सकते। और फिर आया विरसा सिंह का मामला,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। ये फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि इसने दोषी मन, जिसे कानून में मेंस रिया कहते हैं, उसकी परिभाषा को और बड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी मन साबित करने के लिए सिर्फ संभावित परिणाम का ज्ञान होना ही काफी हो सकता है। तो सवाल उठता है कि इस नए कानून यानी बीएनएस ने पुराने कानून आईपीसी से बेहतर क्या किया है। देखिए, आईपीसी बहुत पुराना कानून था और उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। तो चलिए देखते हैं कि बीएनएस इस मामले में कैसे एक ज्यादा साफ कानूनी तस्वीर पेश करता है। देखिए, पुराने आईपीसी में ज्ञान की कोई एक तय परिभाषा नहीं थी। वो अलग अलग सेक्शंस में बिखरी हुई थी, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन बीएनएस ने क्या किया, इसने धारा 40 में ज्ञान को एक जगह साफ साफ और स्ट्रक्चर तरीके से डिफाइन कर दिया। इससे लीगल प्रोफेशनल्स के लिए चीजें बहुत आसान और स्पष्ट हो गई हैं। तो अब शायद कोई सोचे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इसका सीधा असर पड़ता है कि कोर्ट में केस कैसे लड़े जाते हैं और फैसले कैसे होते हैं। खासकर जो लोग कानून के फील्ड में हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, पुलिस या प्रोसिक्यूशन का एग्जाम हो, लॉ कॉलेज में आंसर लिखना हो, या फिर असल दुनिया में एफआईआर ड्राफ्ट करनी हो और चार्ज फ्रेम करने हो, इन सब में धारा 40 और 41 की अच्छी समझ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन धाराओं का सही इस्तेमाल किसी भी क्रिमिनल केस का रुख पूरी तरह से पलट सकता है। ये एक वकील की दलील और एक जज के फैसले के बीच का फर्क साबित हो सकता है। और आखिर में बीएनएस का संदेश एकदम साफ है। अनजान बनने का नाटक करना अब कोई बचाव नहीं है। अगर आपको पता था या आपको पता होना चाहिए था, तो आप जिम्मेदार हैं। बात खत्म। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अब जबकि ज्ञान की परिभाषा इतनी साफ हो गई है, तो क्या लगता है भविष्य में सबूत इकट्ठा करने और कोर्ट में बहस करने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।